नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर परमार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो कल के वीडियो में हम लोग मतलब इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग हेक्सागोन की बात कर रहे थे, समषटभुज की बात कर रहे थे। तो उसी के आगे हम लोग देखते हैं समषटभुज। समषटभुज मतलब हेक्सागोन। तो समषटभुज के अंदर कोई समषटभुज है, समषटभुज मतलब हेक्सागोन। हेक्सागोन समषटभुज के अंदर अगर हमें, बाहर का तो हो गया था, है ना, अगर हमें अंदर सर्किल बनाना है, समषटभुज के अंदर हमें सर्किल बनाना है, तो इस सर्किल का एरिया क्या होगा? इस सर्किल का एरिया क्या होगा? जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो समषटभुज होता है वो छह समबाहु त्रिभुज, छह इक्विलेटरल ट्रायंगल, छह समबाहु त्रिभुज मिलकर एक एक समषटभुज बनता है। तो समषटभुज का एरिया भी हम लोगों ने निकाल लिया था कि 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। अब लेकिन हम बात करते हैं कि इसके अंदर अगर हमें सर्किल बनाना है, इन सर्किल, है ना, अंतःवृत्त, अंदर हमें सर्किल बनाना है तो इसका एरिया क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हो, सर्किल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं? सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब ये आर कैसे मिलेगा? जैसे अगर बाहर वृत्त बनता तो उसके लिए आर क्या था? समषटभुज की भुजा ही थी। अगर हमने बाहर जो सर्किल बनाया था, इसके पहले वाले वीडियो में मिलेगा आपको कि जो बाहर सर्किल बनाया था उसके लिए आर क्या था? समषटभुज की भुजा। कोई भी भुजा ले लो, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। लेकिन जो अंदर बनाएंगे उसके लिए रेडियस क्या होगी? तो आप देखिए, ये कोई भी एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी, जैसे हमने ये समबाहु त्रिभुज ले लिया, तो इस समबाहु त्रिभुज में, इस समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वही समषटभुज की क्या होगी? समषटभुज के अंदर जो वृत्त बना है उसकी रेडियस होगी। एक बार फिर से सुनिए, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, समबाहु त्रिभुज, ये हमने समबाहु त्रिभुज ले लिया, ये समबाहु, किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं? √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा से समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालते हैं। और ये ऊंचाई ही क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। किसकी त्रिज्या कहलाएगी? इसके अंदर जो वृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या कहलाएगी। बात समझ में आ गई है? जैसे मान के चलते हैं ये समषटभुज है, समषटभुज की भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा दी हुई है, और आपसे पूछा गया कि इस समषटभुज के अंदर जो वृत्त बना है, सर्किल बना है, उसका एरिया क्या होगा? जो अंदर जो सर्किल बना है उसका एरिया क्या होगा? तो एरिया निकालने के लिए तो पाई आर स्क्वायर लगाओगे। तो आर क्या होगा? आर क्या होगा? आर कैसे निकलता है? √3/2 इंटू भुजा। तो इस समषटभुज की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 3√3 क्या आ जाएगा? 3√3 इस इन सर्किल, ये जो वृत्त बना हुआ है, जो सर्किल है, उसकी रेडियस क्या होगी? 3√3 होगी। फिर आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हो। किसका एरिया? सर्किल का एरिया, अंतःवृत्त का एरिया, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई। और आर की वैल्यू क्या है? 3√3 का स्क्वायर। तो पाई की जगह पाई, है ना, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 9 3 जा 27, 27 पाई, ये आ जाएगा कि समषटभुज के अंदर अगर सर्किल बने तो इसका एरिया क्या होगा? 27 पाई, और उसकी भुजा कितनी हो? 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई है? चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, बात करते हैं, जो 3 टर्म्स हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। 3 टर्म्स, 3 शब्दावलियों को देखते हैं। एक है परिकेंद्र, परिकेंद्र,
परिकेंद्र बड़े ही महत्वपूर्ण है। परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और मध्यिका, ये क्या होती है? बड़े ही महत्वपूर्ण। परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और मध्यिका। परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर, इसको बोलेंगे सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, ठीक है। और अंतःकेंद्र इन सेंटर, इन सेंटर, और मध्यिका मीडियन। मध्यिका क्या हो गई? मीडियन हो गई। तो देखो पहले बात करते हैं परिकेंद्र की, कि परिकेंद्र क्या कहलाता है। परिकेंद्र, तो देखिए पहले बात हम लोग कर रहे हैं परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र क्या होता है? कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, कोई त्रिभुज ले लिया हमने, तो इसमें परिकेंद्र क्या होगा? और परिकेंद्र से क्या बनता है? परिव्रत बनता है। परिकेंद्र से परिव्रत बनेगा, परिव्रत, सरकम सर्किल। परिकेंद्र से क्या बनेगा? परिव्रत बनेगा, सरकम सर्किल। और अंतःकेंद्र से क्या बनता है? अंतःव्रत, इन सर्किल। अंतःव्रत को क्या बोलेंगे? इन सर्किल बोलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? परिकेंद्र, सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर से क्या बनेगा? परिव्रत, है ना, सरकम सर्किल बनेगा। तो परिकेंद्र क्या है? फैन ऑन कर दो, वही वाला करना। परिकेंद्र से क्या बनेगा? परिकेंद्र से परिव्रत बनेगा। तो देखिए परिकेंद्र बनेगा कैसे? तो जो भुजाएं हैं, भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की ये 3 भुजाएं दिखाई दे रही हैं आपको। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जैसे ये भुजा है तो इसका आधा कर दिया, लंबार्धक, लंबार्धक कर दिया, बाइसेक्ट, इसको 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। इसको भी 2 भागों में बांट दिया और इसको भी 2 भागों में बांट दिया। तो जहां पर ये मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलें उस बिंदु को क्या बोलते हैं? कि ये परिकेंद्र है। तो उस बिंदु से, मतलब इस भुजा का आधा, इस भुजा का आधा और इस भुजा का आधा एक बिंदु पर मिलते हैं, लंबार्धक, ठीक है। तो इस बिंदु पर मिलते हैं। फिर इस बिंदु से, जिस बिंदु पर ये मिलते हैं, तीनों कटान बिंदु, ये तीनों कटान रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु से किसी भी शीर्ष की दूरी ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए, किसी भी शीर्ष की दूरी को ले लीजिए। और उस दूरी को, उस दूरी को उस दूरी के बराबर, देखना सर्किल कैसे बनाते हैं? प्रकाल की सहायता से बनाते हैं ना। तो उतनी दूरी को, ये उतनी दूरी को प्रकाल में भरकर ये एक वृत्त खींचिए। देखिए ये दूरी, तो ये अपन ने वृत्त खींच दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया परिव्रत। तो परिव्रत की त्रिज्या क्या होगी? इस सेंटर से किसी भी शीर्ष की दूरी ले लीजिए, इस सेंटर से किसी भी शीर्ष की दूरी ले लीजिए, कैसी होगी? बराबर होगी, ठीक है। तो परिकेंद्र से क्या बनता है? परिव्रत। और परिकेंद्र क्या कहलाता है? भुजाओं का अर्धक, है ना। भुजाओं का अर्धक जिस बिंदु पर मिले उस बिंदु से शीर्षों तक की दूरी को लेकर जो वृत्त बनाया जाता है, उस वृत्त को कहते हैं परिव्रत। बात क्लियर हो गई है? ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं अंतःकेंद्र की, इन सेंटर। और अंतःकेंद्र से क्या बनेगा? अंतःव्रत बनेगा। अंतःकेंद्र से अंतःव्रत बनेगा। जैसे कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमने ले लिया, इस त्रिभुज के अंदर हमें वृत्त खींचना है, सर्किल, जो उसकी भुजाओं से स्पर्श करता हुआ जाए। तो ऐसे वृत्त को क्या बोलते हैं? अंतःव्रत कहते हैं। तो ये वृत्त कैसे खींचेगा? तो पहले तो हमें कोई ना कोई रेडियस चाहिए होगी, और रेडियस कैसे मिलेगी? तो यहाँ कोणों का अर्धक किया जाता है। जैसे ये कोण है, तो इस कोण को आधा कर देंगे, इस वाले कोण को आधा कर देंगे और इस कोण को आधा कर देंगे।
तो कोणों का अर्धक जिस बिंदु पर मिलता है, कोणों का अर्धक जिस बिंदु पर मिलता है, उस बिंदु से उस त्रिभुज की किसी भी भुजा की लांबिक दूरी लेते हैं, लंबवत दूरी लेते हैं, लंबवत दूरी लेते हैं। जिस बिंदु पर ये अर्धक मिलते हैं, कोणों के अर्धक, उस बिंदु से त्रिभुज की किसी भी भुजा की, त्रिभुज की चाहे ये भुजा या फिर ये भुजा, लांबिक दूरी लेते हैं, मतलब 90 डिग्री वाली लंब गिरा देते हैं उस बिंदु से, उस बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब गिरा देते हैं, तो लांबिक दूरी लेते हैं। उस दूरी से फिर हम एक सर्किल खींच देते हैं, तो इस सर्किल को क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। बात क्लियर हो गई है? ठीक है। तो परिकेंद्र, इसके पहले परिकेंद्र था, तो परिकेंद्र क्या था? भुजाओं का अर्धक, और अंतःकेंद्र क्या है? कोणों का अर्धक, कोणों के अर्धक से बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मध्यिका, मीडियन की। मीडियन क्या कहलाती है? मध्यिका। तो देखिए, कोई भी त्रिभुज हो गया, कोई भी त्रिभुज ले लिया हमने, ये त्रिभुज ले लिया, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमें मध्यिका, तो मध्यिका क्या होती है? जैसे एक त्रिभुज है ए, बी और सी, तो मध्यिका क्या होती है? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे हम ए बिंदु से BC पर मध्यिका खींचेंगे, अगर BC 8 होगी तो बिल्कुल वो मध्य बिंदु पर गिरेगा, उसे 4-4 में डिवाइड कर देगा। तो एक मध्यिका हो गई AD। मध्यिका क्या होती है? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। फिर B से हमने AC पर मध्यिका खींची, तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। अगर ये AC 10 होगी तो ये 5-5, तो इसका नाम दे दिया BE। फिर हमने C से AB पर मध्यिका खींची, मध्यिका खींची CD CF, इसका नाम दे दिया CF। तो मध्यिकाओं का कटान बिंदु ये है O, इसका नाम दे दिया O। मध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, याद रखना। मध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, मध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसको कहते हैं केंद्रक, सेंट्रोइड, केंद्रक कहते हैं। ठीक है। और ये जो केंद्रक है, मध्यिका को 2:1, 2:1, 2:1 के अनुपात में बांटता है किसी भी मध्यिका को। अगर ये ऊपर का पार्ट 2 होगा तो नीचे का पार्ट 1 होगा। 2:1, मतलब जहां से मध्यिका खींची है, जिस बिंदु से, वहां से पहला पार्ट 2 होगा तो नीचे वाला 1 होगा, 2:1 के अनुपात में। जैसे यहाँ से B से हमने मध्यिका खींची तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। यहाँ C से हमने मध्यिका खींची थी AB पर, तो ये 2 होगा और फिर इसके बाद ये 1 होगा। 2:1 के रेशियो होगा, 2:1 के अनुपात में। ठीक है। जैसे मान के चलिए AD मध्यिका की लंबाई आपको दे दी, AD मध्यिका की लंबाई दे दी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। आपसे कहा AD मध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और O क्या है? मध्यिकाओं का कटान बिंदु है, मध्यिकाओं का कटान बिंदु है। तो आप AO और OD की लंबाई बताइए, AO और OD की लंबाई बताइए। तो आपको पता है कि मध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। ठीक है। तो 2:1, तो 2 और 1 क्या हो गया? 3 हो गया। मतलब 2 और 1 के अनुपात में हमें 12 को डिवाइड करना है। तो 12 को बांट लोगे ना 2 और 1 के रेशियो में। कैसे बांटते हैं? 2 और 1 3 हो गया, 3 से डिवाइड कर दीजिए 4 टाइम्स, फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2 में, 4 दूनी 8, और 4 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 में, 4 या 8 और 4। तो AO की लंबाई 8 होगी और OD की लंबाई क्या होगी? 4 होगी। और मध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। आप एक एक शब्द को गौर से सुनिए और उसको नोट्स बनाते जाइए।
मध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक सेंट्रोइड, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसको आप लिख भी सकते हो। समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक, लंब केंद्र, केंद्रक एक ही बिंदु होता है, कोई अलग अलग नहीं होता है। तो इसको आप फैक्ट करके लिख भी सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु होता है। ठीक है, ज्योमेट्री में ये आपको काम आएगा। तो ये देखिए हम लोगों ने पूरे एरिया का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। इसके आगे के अब जो हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे, उसमें जैसे कोई भी ट्रायंगल है तो हर ट्रायंगल के 2 या 3 या 4 या 5 सवाल हम उसमें डालते जाएंगे, और उसके बाद आप किसी भी बुक से फिर एरिया को लगाएंगे तो मैक्सिमम सवाल आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, तो वेट करिए इसके आगे के वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।